पुस्तक समीक्षा के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक हाइकू संग्रह पर। हाइकू संग्रह का नाम है समयांतर और लेखिका है डॉक्टर नीलम वर्मा, जो कि एक वरिष्ठ साहित्यकार तो है ही, कथक नृत्यांगना भी है और साथ ही साथ हृदय रोग विशेषज्ञ भी है। और ये पुस्तक विश्व हिंदी साहित्य परिषद शालीमार बाग दिल्ली से छपी है। जीवन बिना किसी गतिरोध के, बिना किसी अवरोध के निरंतर बढ़ता रहता है। ये सच है कि हम बीच बीच में कुछ पड़ावों पर रुकते हैं और फिर अपनी गति में, अपनी दिशा में, अपने प्रवाह के साथ निरंतर बहते जाते हैं। ऋतुओं का संगम, महीनों का बदलना, सालों का बदलना जीवन की नियति है और इस नियति को हाइकू के रूप में समयांतर में बखूबी चित्रित किया गया है। दोस्तों, जीवन की इसी गति को, इसी प्रवाह को, इसी नियमित चलन को, इस नियमित होते रहने को कवयित्री ने इस पुस्तक में योजनाबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया है। जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो अनायास ही महाकवि कालिदास जी का ऋतु संहार हमारे सामने आ जाता है। ऋतु संहार में जिस प्रकार से 12 मास लिए गए हैं और उन 12 मासों में किस प्रकार से कवि के भीतर की वेदना, विरह, खुशी, उल्लास ऋतुओं के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है, ठीक उसी प्रकार से कवयित्री ने इस पुस्तक में भारतीय महीनों को एक एक करके लड़ीवार पिरोया है और इसमें भी एक विभिन्न तरीके से लेखिका ने इसको प्रस्तुत किया है। दोस्तों, इस पुस्तक में हर महीने को लेते हुए और उस हर महीने में आने वाले त्योहार, उस हर महीने में होने वाला ऋतु परिवर्तन और न केवल ऋतु परिवर्तन बल्कि उस महीने में खास क्या हुआ, यानी कि उस खास महीने में किसी का जन्म हुआ या कुछ और नया हमारे आसपास घटित हुआ, उसको कवयित्री ने बड़ी बारीकी से चित्रित किया है। दोस्तों, कविता के माध्यम से यूं तो ये सब चित्रित करना और एक कविता को, कैनवस को एक दायरे में बांधना, और वो दायरा बहुत बड़ा है और उस दायरे में, उस कैनवस में समेट करके लिखना और उसके बाद हाइकू में, एक बहुत कठिन काम है और एक नए तरह का प्रयोग है जो कवयित्री ने इसमें किया है। हाइकू में कोई भी कविता लिखना और 3 पंक्तियों में छोटे छोटे शब्द लेकर के, और वो भी ऐसे शब्दों का चुनाव जो कि एक इस तरह का स्तर रखते हो जिसका कैनवस बहुत विशाल हो और जो इस पुस्तक के साथ न्याय करें, उस रूप में लिखना बहुत कठिन काम है और ये प्रयोग कवयित्री ने इस पुस्तक में किया है। पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो एक के बाद एक महीने में हम ये जान जाते हैं कि इस माह में हमारे आसपास क्या परिवर्तन होता है, क्या घटित होता है, किस प्रकार से घटित होता है और उस प्रवाह के साथ हम किस प्रकार से बहते हैं, किस प्रकार से हम उस प्रवाह में डूबते हैं, उतरते हैं, जीवंत रूप से हम उस जीवन को जीते हैं और उस जीवन को जीते जीते हम न जाने कब कितने त्योहार, कितने परिवर्तन अपने आसपास प्रकृति से जुड़ते चले जाते हैं और उस जुड़ने की प्रक्रिया, उस बहने की प्रक्रिया, उस जीवन के चलने की प्रक्रिया को इस पुस्तक समयांतर, यानी कि समय के अंतर, यानी कि समय के प्रवाह, यानी कि समय की गति में कवयित्री ने सहज रूप से सबके सामने प्रस्तुत किया है। इसका कलेवर बिल्कुल इसकी सामग्री के अनुरूप है, बहुत सुंदर कलेवर है और ये पुस्तक जो है 70 पृष्ठों की पुस्तक है। हर पृष्ठ पे 3-3 हाइकू है और 12 अध्याय हैं। 12 महीने हैं तो जाहिर बात है कि 12 अध्याय हैं और इन अध्यायों में हर माह के अनुसार क्या ऋतु परिवर्तन होता है,
किस प्रकार से हम त्योहारों को मनाते हैं, ना केवल उनकी चर्चा की गई है बल्कि इस चर्चा को बड़ी बारीकी से एक संजोकर रखने वाली पुस्तक की तरह कवयित्री ने प्रस्तुत किया है। तो मैं इसमें से उदाहरण के तौर पर पहले महीने की बात करती हूँ। जी हाँ, शुरुआत करते हैं। अब देखिए, चैत्र मास से शुरुआत करते हुए कवयित्री ने कहा है, मनु विस्मित जल प्रलय काल डूबा भूभाल। बस हाइकू बड़े खूबसूरत हैं। अब देखिए, हाइकू में एक हाइकू संयोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ना केवल शब्द सीमा, ना केवल शब्द का स्तर, ना केवल कविता का भाव, ना केवल कविता की परतें, ना केवल कविता के संदर्भ को चित्रित करना मुश्किल है, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें लय रहे, उसमें गति रहे, उसमें प्रवाह रहे। अब चैत्र मास की बात करते हुए, चूंकि रामनवमी इस महीने आती है, तो कवयित्री ने उसका जिक्र किया है कि श्री राम जन्म मंगल ध्वनि बाजे अवध साजे। आगे लिखती हैं, नवरात्रि भी इस महीने में आते हैं, तो उसका भी चित्रण कवयित्री ने किया है कि नवरात्रि में शोभित देवी स्तंभ वर्ष आरंभ। अब देखिए, उसके बाद इसी महीने में प्रकृति से भी कवयित्री जोड़ती हैं और कहती हैं कि ले लाल रंग गुलमोहर मले चेहरा खिले। तो हर महीने की बात तो मैं इस समीक्षा में नहीं कर सकती, करना बहुत मुश्किल है। कुछ बीच में से आपको संदर्भ जो है वो मैं पढ़ के बताती हूँ। अब जैसे हम बात करें आषाढ़ की, चूंकि आषाढ़ एक कवियों का प्रिय विषय है, तो अब देखिए कवयित्री क्या लिखती हैं कि सोहे कजरा अखियां प्रीत भरी, सोहे कजरा अखियां प्रीत भरी चंद्र चकोरी। वाह! अब देखिए, प्रिय के बिन सब लगता रीता, प्रिय के बिन सब लगता रीता आषाढ़ बीता। इसी प्रकार से कवयित्री जब श्रावण मास की बात करती हैं, तो भगवान शंकर को श्रावण मास में याद करना निस्संदेह आवश्यक भी था और लेखिका ने वो इसमें किया भी है। आन विराजे हिमाद्री श्रृंग पर, आन विराजे हिमाद्री श्रृंग पर शिव शंकर। और फिर कहती है कि माँ गौरी अम्बे शत शत नमन आया श्रावण। तो दोस्तों, पुस्तक जो है, आप जब इस पुस्तक को उठाते हैं तो बड़े प्रवाह के साथ बिना किसी अवरोध के आप इस पुस्तक को पढ़ते चले जाते हैं। पुस्तक में 12 मासों का चित्रण करते हुए लेखिका ने, कवयित्री ने इस बात का ध्यान रखा है कि वो इन सबको अपने आसपास के नक्षत्रों से भी जोड़े, और नक्षत्रों की अपरोक्ष रूप से बात करते हुए, वो अपने आप से अनायास ही जुड़ते चले गए हैं। अपरोक्ष रूप से उनकी बातचीत करते हुए कविता हाइकू पद्धति के माध्यम से वो संवाद करती हैं, और उस संवाद में निरंतर एक खास तरह की बारीकी, एक खास तरह का शब्द संयोजन और एक विशेष प्रकार का, जिसे कहते हैं कि तकनीक का प्रयोग किया गया है, और ये सच मानो एक नया प्रयोग है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग अच्छी कविताएं पढ़ना चाहते हैं और हाइकू पद्धति से परिचित होना चाहते हैं, देखिए कवयित्री ने 12 मासों को लेकर के और फिर नक्षत्रों की बात करते हुए, त्योहारों की बात करते हुए और विभिन्न प्रकार के मौसमों की बात करते हुए एक पुस्तक में इतना कुछ, और वो भी हाइकू पद्धति के माध्यम से इस प्रकार से पिरोया है कि ये पुस्तक अपने आप में शोध का विषय है और इस पर चर्चा होती रहनी चाहिए और इस तरह की पुस्तकें हमारे सामने आती रहनी चाहिए। एक बात और,
कवयित्री नृत्यांगना है और कथक नृत्यांगना है। और जब मैं इस पुस्तक को पढ़ रही थी तो मुझे हर हाइकू में अपने आप में संपूर्ण भाव भंगिमाएं नजर आ रही थी। जिस प्रकार से इसको अगर मंच पर प्रस्तुत किया जाए तो कोई भी नृत्यांगना हर हाइकू पे अपने भावों को प्रकट कर सकती है और एक एक महीने के बारे में हाइकू के माध्यम से हम इसे नृत्य नाटिका के रूप में भी मंच पर अभिनीत कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। एक बात और जाते जाते जो मेरे मन में इस पुस्तक को पढ़ते हुए बार बार आई, इस पुस्तक में अंत में 3 खाली पृष्ठ हैं। हर पेज पर 3 हाइकू हैं और अंत में 3 खाली पेज हैं, यानी कि उन 3 पेजों पर हमें 9 हाइकू और मिल सकते थे। और जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो बार बार ये लोभ होता है कि कुछ और पढ़ने को मिले, कुछ और ज्यादा सामग्री मिले। तो जब अंत में 3 खाली पृष्ठ देखे तो मेरे मन में एक बात आई कि क्यों नहीं प्रकाशक ने या क्यों नहीं कवयित्री ने इन 3 पेजों पर भी कुछ और ज्यादा लिखा होता और हमें और सामग्री पढ़ने को मिलती है। ये एक प्रकार का लोभ है जो अच्छी कविताओं को, अच्छे संग्रहों को लेकर के मन में अक्सर उपजता है। बहरहाल कविता संग्रह, हाइकू संग्रह बहुत 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 बढ़िया बना है और मैं उन सब लोगों से इस संग्रह को खरीदने को कहूंगी जो कि हाइकू में और नई तरह की तकनीक में रुचि रखते हैं। और ये हाइकू संग्रह विश्व हिंदी साहित्य परिषद, शालीमार बाग, दिल्ली से छपा है और सभी ई बुक स्टोर पर भी उपलब्ध है। आप इनको अमेज़न और फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई पुस्तक के साथ, एक नई किताब के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।